बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्वेश्चन हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है कि इसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, कि जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो H प्लस आयन की शक्ल में अलग हो जाती है कार्बन से, और जो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे दो, वो कार्बन की से आगे किसी दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं ना, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इन प्रोपीन इज लेसर देन एक्सपेक्टेशन। कि जो प्रोपीन हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारे पास प्रोपीन है ना। तो अगर इस प्रोपीन के अंदर जो ये जो सिंगल बॉन्ड है, अगर कॉन्जुगेशन तो नहीं है इस वक्त ना, इसमें रेजोनेंस तो कोई नहीं है किसी और जो हम कहोगे रेजोनेट कर रहा है, तो कभी ये सिंगल बॉन्ड हो रहा है, कभी ये डबल बॉन्ड हो रहा है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो उसका सवाल यही था कि भाई इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आम नॉर्मल सिंगल बॉन्ड उससे ये छोटा होता है। इसका मतलब ये कि ये डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें आ रहा है ना। अब ये हमने बताना है कि वो डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आ रहा है। अब आम जो रेजोनेंस है जिसमें वो कॉन्जुगेशन होती है और फिर हम शो करते हैं, उसको देखा जाए तो वो तो यहाँ नजर नहीं आ रही ना, इसमें कोई भी इस तरह की वो शक्ल नहीं है। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें अब ये होता ये है कि आपके पास जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें अब ये जो इससे आप ले रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो भी मैंने बात की, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी जिसे कहते हैं, दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसकी जो अगला आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो हो गया खत्म, ठीक है। और हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका। दोनों यहाँ गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस जगह डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो अब सिंगल हो जाएगा, और जो कार्बन आपकी है उसके ऊपर जो है वो ये वाली कार्बन माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसे कहते हैं हाइपर, देखो ना, अब नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड खत्म हो गया, नो बॉन्ड, और आगे रेजोनेंस मूव, वो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो आगे मूव करके इधर वो आगे पाए, फिर ये वापस आएगा और फिर वो बॉन्ड बना ले। इस तरह करके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल नहीं रह रहा, कभी डबल भी बन रहा है, सिंगल भी बन रहा है। इसलिए ये इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्योर सिंगल नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है। मिथाइल ग्रुप इन टॉलुइन एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन। कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे करता है, क्योंकि अमूमन तो लोन पे रखने वाले करते हैं ना, तो ये क्यों करता है, ये हमने स्ट्रक्चर पीछे भी ड्रा किया था रेजोनेंस में ना, ये इसी तरह के, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, ये H प्लस बन गया, और वो रिंग के आए तो इधर माइनस, और माइनस चार्ज फिर आगे रेजोनेंस में मूव करता रहता है, और फिर वापस आके वही उधर चले। इसको हम नाम देते हैं हाइपर, हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ डोनेट किए जाते हैं, और उसकी तरफ ऊपर जो है वो माइनस चार्ज होना शुरू हो जाता है, माइनस चार्ज शो होना शुरू हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, और वो ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, इसकी वजह बता दें। तो हम उसे कहते हैं जी इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ना वही बन रहे हैं ज्यादा। जैसे अब ये है ना, अब पहले तो आप देखें ना कार्बोकेटायन हमारे पास कौन कौन से है ना, फिर उसकी बात करते हैं ना। ये हमारे पास कार्बोकेटायन है प्राइमरी वाला एक, एक आप कहें ये सेकेंडरी वाला है, और एक आप कहें कि ये
टर्शरी। कार्बोकेटायन होता है ना, कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो कार्बोकेटायन, और प्राइमरी कार्बन वो होती जो आगे एक ही कार्बन से जुड़ी हो, तो ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये आगे दो से जुड़ी तो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये आगे तीन से जुड़ी है तो टर्शरी कार्बन और टर्शरी कार्बोकेटायन। अच्छा, अभी इसमें आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये पहले वाले का बना है उसी अंदाज से ना, तो ये जैसे इसकी एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। वो हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आते हैं इस तरफ, तो इसकी शक्ल आपके पास आएगी इस अंदाज से। तो ये डबल बॉन्ड बन चुका होगा। जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन वो प्लस में चली गई, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो प्लस में चली गई, और डबल बॉन्ड यहाँ आके ये, अब ये एक स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना एक हाइड्रोजन की वजह से। इसी तरह का स्ट्रक्चर इसके पास टोटल तीन हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर इसी तरह के तीन स्ट्रक्चर होंगे, एक हाइड्रोजन की वजह से, दूसरी की वजह से, तीसरी की वजह से, तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप कहेंगे सर तीन तो इन तीन हाइड्रोजन की वजह से हो गए, एक इसका ओरिजिनल हो गया, तो टोटल मिला के चार स्ट्रक्चर हो गए। आप कहेंगे सर इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो चार है, ठीक है। इसको देखोगे आप कहेंगे सर तीन और तीन छह हाइड्रोजन है, तो छह हाइड्रोजन के छह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, और एक ये ओरिजिनल मिला के सात हो जाएगा, ठीक हो गए। इसमें आप कहेंगे सर तीन तीन छह और तीन नौ हाइड्रोजन है, तो इसी तरह के नौ स्ट्रक्चर ये बनेंगे, और एक ओरिजिनल ये वाला मिला के 10 हो जाएगा। तो टर्शरी कार्बोकेटायन 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रही है, ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी वाला 7 दे रहा है, उससे कम स्टेबल हो गया, और जो प्राइमरी वाला आपके पास है वो तीन और एक चार दे रहा है, तो वो उससे भी कम स्टेबल हो गया। तो जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं उतने हमारे पास स्टेबिलिटी भी ज्यादा आती। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जी, टर्शरी, फ्री रेडिकल, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसमें भी वही चीज है, फ्री रेडिकल का अंदाज हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उसी तरह बनेंगे। पहले कैटायन के साथ है ना, अब मैं इसका अगर ड्रा करूँ ना, तो अब ये कैटायन को छोड़े, इसमें अब आपका बनेगा रेडिकल। रेडिकल किस तरह बनेगा, उसमें आप लें ये इस वक्त एक प्राइमरी रेडिकल है, ठीक हो गई, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें अब आप एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, पहले प्लस था ना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो दोनों के दोनों आते थे, अब एक का मतलब एक है, तो आप कहेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर आया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आएगा, ठीक है। और इस कार्बन, इस हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास वापस चला जाएगा इस अंदाज से, ठीक होगा। तो आप कहेंगे अब ये जो हाइड्रोजन मेरे पास है, ये बनी, इसी तरह ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक वहां से डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के ऊपर आपका एक रेडिकल ऐसे आ जाए, ठीक होगा। ये भी उसी इसी तरह के, फिर उसी तरह ये चार बनाएगा, वो सात बनाएगा, वो 10 बनाएगा। तो जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। टू ब्यूटीन मोर स्टेबल है देन वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन वन ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल होती है। वजह उसकी क्या है कि जब आप उसके जैसे अभी प्रोपीन की हमने बात की, ये पहले इससे पिछले क्वेश्चन हमने बनाया ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये प्रोपीन में, कि उसमें हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शो की, और कहा ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं ना, तीन के करीब वो शो कर रहा था। तो कह रहा है जो टू ब्यूटीन है वो ज्यादा स्टेबल है वन में, क्योंकि टू ब्यूटीन जो है वो सात स्ट्रक्चर बना सकती है, और वन ब्यूटीन सिर्फ तीन बनाती है, ठीक है ना। टू ब्यूटीन जो है, ये टू ब्यूटीन, ठीक हो गई। और इसी तरह का वन ब्यूटीन बनाए तो
ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब जैसे आपने वो प्रोपीन का भी बनाया था, नो बॉन्ड रेजोनेंस थी, 7 वाली ना। अब इसके कितने अब ये डबल बॉन्ड के साथ वाली हाइड्रोजन निकलेगी ना, ये वाली हाइड्रोजन, ये H+ में चली जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला इधर माइनस में चला जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन में से अगर शो करूं, ये हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ इसके ऊपर माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये काम 2 हाइड्रोजन कर सकती हैं, तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे और एक जो ओरिजिनल मिला के 3 बनेंगे। इसमें आप कहेंगे सर 3 इधर से हैं, 3 इधर से हैं, तो 6 स्ट्रक्चर ये बन सकते हैं इसी तरह के। ठीक, और एक ओरिजिनल मिला के 7 बन जाएंगे, तो 2 बिटवीन 7 बना रही है और ये वाली सिर्फ 3 बना रही है, तो ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल। कहते हैं ना मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना पाता है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास ये फिनोल ज्यादा एसिडिक है, मेटा मिथाइल फिनोल उससे कम है, पैरा मिथाइल उससे कम है, आर्थो मिथाइल उससे भी कम एसिडिक है। अच्छा, मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I इफेक्ट रखने वाला ना। और मिथाइल का भी ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपने ड्रा किए तो इसमें ये अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस लेके आता है। तो अगर OH ग्रुप यहाँ आर्थो पोजीशन पे होगा तो माइनस की वजह से वो -I इफेक्ट शो करने की वजह से एसिडिटी कम कर देगा, पैरा पे होगा तो भी कम कर देगा। लेकिन जब मेटा पे होगा तो ये माइनस वाला काम नहीं शो कर सकेगा ना, डोनेटिंग वाला ये वाला इफेक्ट इतना शो नहीं कर सकेगा मेटा पोजीशन पे। अब उसने यही कहा है ना कि मेटा वाली जो है वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उधर वो माइनस वाला शो नहीं कर पा रहा, लेकिन आर्थो और पैरा पे कर पा रहा है, इसलिए वो आर्थो पैरा वाले कम हो गए एसिडिक। अब उसमें भी उसने कहा पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है, आर्थो वाला और कम है, कि आर्थो वाला 7 हो जाता है ना। आर्थोफिनोल का मतलब है कि यहाँ पे ना इस आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है। अब आर्थो पे OH 7 है, तो वो फिर नो हाइपर कॉन्जुगेशन में जब वो H+ आता है तो वो H+ इस O के साथ OH के साथ इंटरटेन हो जाता है। तो मतलब ये कि उसमें इनकी आपस में वो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, इंट्रा मालिकुलर, तो जिसकी वजह से वो H का लूज होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो आर्थो वाला 2 वाला है वो कम पे चला गया। ठीक हो गया। एक्सप्लेन एसिडिटी एज 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड 3 और 4, ये भी ऐसे ही है। वही बात जो अभी हमने की कि मिथाइल वाला जो है वो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन लेके आता है अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पे भी वो कम कर देगा एसिडिटी को, आर्थो पे भी कम कर देगा। मेटा पे जो है वो इनसे ज्यादा होनी चाहिए, बेंजोइक एसिड नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आर्थो वाला ज्यादा क्यों चला गया, वही बात आई जो अभी की थी, कि जब बेंजोइक एसिड H लूज कर देगा तो पीछे बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन O-। O- जो है वो मिथाइल की हाइड्रोजन उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको स्टेबिलिटी दे रही होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक बन जाता है, स्टेबिलिटी है। हाइड्रोक्सी में भी आपने ये बात की थी। उसके बाद है जी 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, वो लेस है। 2 टर्शरी ब्यूटाइल, देखे ना, टर्शरी ब्यूटाइल वाला एक बल्कि ग्रुप आके लगा है आर्थो पोजीशन पे, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा है कि बल्कि ने H+ को लूज होना और आसान कर दिया। 2 6 की जो है एसिडिटी उससे भी ज्यादा है आर्थो वाले की सिर्फ, ये सिर्फ एक साइड पे लगा, एक साइड पे टर्शरी ब्यूटाइल है, बड़ा ग्रुप है 4 कार्बन वाला, और लेकिन ये दोनों साइडों पे लगा है। अब वो जो कार्बोक्सिलाइड आयन की वो जैसा भी आपने कहा यहाँ पे इस क्वेश्चन 107 के अंदर, कि वो जो आर्थो पे मिथाइल है वो उसके कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ये कर रहा था। 2 टर्शरी ब्यूटाइल भी करेगा, लेकिन 2 6 के पास ज्यादा चांस है ना दोनों तरफ से स्टेबिलिटी देने के, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा है। टर्शरी ब्यूटाइल के पास चूंकि बड़ा ग्रुप है, ज्यादा मिथाइल है, तो स्टेबिलिटी देने के चांस ज्यादा है। ठीक है, और 2 मिथाइल जो छोटा ग्रुप है, सिर्फ एक CH3 है, तो उसमें स्टेबिलिटी देने के चांस कम है, इसलिए उसकी एसिडिटी भी कम है। 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड 2 इथाइल से, 2 इथाइल ज्यादा, वही बात जो ऊपर वाली, बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, एक तो लूज होना आसान कर देता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, दूसरा उसकी कार्बोक्सिलेट को स्टेबिलिटी भी दे देता है।
अच्छा, इसी तरह 2,4,6 ट्राई क्लोरो बेंजोइक एसिड और 4 क्लोरो। ट्राई क्लोरो ज्यादा एसिडिक है, जार बार 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिटी तो ज्यादा शो कर रहे होंगे। दूसरा, वो रेजोनेंस के तहत जब चलते हैं तो उसमें भी वो फिर लेके आते हैं अपना माइनस चार्ज, है ना। तो लोन पे रेजोनेट करवाते हैं ना, तो आर्थो पैरा पे माइनस चार्ज लेके आते हैं क्लोरो वाले। तो 3 क्लोरो जो है वो अपना ज्यादा इंडक्टिव फैट की वजह से ज्यादा एसिडिक बन जाता है। 4 वाला जो है वो उससे कम हो गया, बेंजीन वाला उससे कम हो गया। 4 मिथाइल, मिथाइल अब डोनेटिंग वाला का इंडक्टिव फैट इसमें कम और प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा रेजोनेंस के तहत भी और वैसे भी। इसका रेजोनेंस में वो आ रहा था माइनस क्रिएट है, लेकिन 3 क्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव फैट भी आ रहा होता है। ठीक हो गई। 3 क्लोरो बेंजिक एसिड 4 क्लोरो बेंजिक एसिड से ज्यादा है वो बेंजोस, और 3 मिथाइल बेंजिक एसिड उससे भी वो ज्यादा है। वही बात कि क्लोरो वाला जो है वो माइनस आई इफेक्ट के साथ है, मिथाइल वाला हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत वो प्लस आई इफेक्ट में जा रहा होता है। ठीक हो गया। और क्लोरो इंडक्टिव फैट की वजह से वो आ जाते हैं। अच्छा, 3 4 को कंपेयर करें, 4 कम है और 3 ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो, क्योंकि उसने माइनस चार्ज देना है ना क्लोरो ने भी, तो 4 पे माइनस आएगा तो वो एसिडिटी को कम करेगा, 3 पे तो नहीं आएगा। तो इस वजह से वो 3 वाला ज्यादा एसिडिक है और 4 वाला कम एसिडिक है। 4 नाइट्रो बेंजिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजिक एसिड। 4 नाइट्रो, नाइट्रो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विद ड्राइंग ग्रुप है, क्लोरो उससे कम है। क्लोरो ब्रोमो राउंड अबाउट हो गए, 4 पोजीशन पे है तो दूर भी है। और जो 4 मिथाइल है, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप हो गया, वो सबसे कम एसिडिटी में चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 113 है, 3 नाइट्रो बेंजिक एसिड ज्यादा बेंजिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। फिर फिनाइल एस्टिक एसिड उससे कम है। 4 मिथाइल तो डोनेटिंग में चला गया। फिनाइल जो है वो बेंजीन रिंग लगा ना, तो बेंजीन रिंग तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। ये मिथाइल तो sp3 के साथ है ना, फिनाइल sp2 के साथ है। तो कुछ ना कुछ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव फैट है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इससे ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक हो गया। और 3 नाइट्रो, नाइट्रो की वजह से वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए। उसके बाद है 4 मिथाइल एनिलीन जो है ये ज्यादा। अच्छा, इसमें ना फिनाइल एस्टिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कंपैरिजन भी किया है। मेरा ख्याल है कि 4 मिथाइल का बताया है। और हाँ, पहले और लास्ट वाले का बताया ना, सेंटर वाले तो वो उसी तरह आ गए ना, उसी ऑर्डर के हिसाब से। 4 मिथाइल एनिलीन जो है वो ज्यादा बेसिक है, डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है। और पैरा के ऊपर जो है वो डोनेटिंग वाला इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, 3 के ऊपर कम होता है। माइनस चार्ज लाना ना मिथाइल ने, तो वो पैरा के ऊपर लाना ना, तो नाइट्रोजन जिससे जुड़ी है कार्बन उसी पे माइनस आएगा तो वो लोन पे ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। इसमें 4 2 में भी ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। एनिलीन तो नॉर्मल हो गई। 3 मिथाइल एनिलीन जो है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। तो वो यानी इतना इस इससे कम हो जाएगी बेसिसिटी, लेकिन एलिनिन से ज्यादा होगी, क्योंकि मिथाइल खुद एक प्लस आई इफेक्ट रखता है ना इंडक्टिव फैट के थ्रू। तो इस वजह से उसकी बेसिसिटी एनिलीन से ज्यादा होगी। अब मसला है कि 2 वाला कम क्यों हो गया। तो वही बात जो पीछे हम आर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाली करते आए कि H प्लस गेन करेगा वो बड़ा ग्रुप हो जाएगा, आर्थो वाला उसको रोक रहा है गेन करने से, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो गई। 115 है जी, साइक्लोहेक्साइल अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक है 4 मिथाइल एनिलीन से। वो एनिलीन से वो 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड से। अब अमाइनो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप चारों में हो गया। इसके साथ जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ग्रुप, इसमें जुड़ा हुआ है बेंजीन। अब बेंजीन से ज्यादा वो तो सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा ना, साइक्लोहेक्साइल अमीन जो है वो ज्यादा हो जाएगी बेसिकली। चलो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। एक आपके पास है साइक्लो हेक्साइल
अमीन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपके पास है एनिलीन। ठीक है, दो हो गए। तीसरा आपके पास है, नहीं, एनिलीन, फोर मिथाइल एनिलीन, फिर एनिलीन। फोर मिथाइल एनिलीन है। सिंपल एनिलीन है। और फिर आपके पास है फोर अमाइनो बेंजोइक एसिड। फोर अमाइनो बेंजोइक एसिड ऐसे। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है ना। और ये विदड्राइंग ग्रुप जो है, विदड्रा करके क्या करते हैं, जैसे ये नाइट्रो विदड्राइंग ग्रुप था, तो अपनी पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज लेके आते हैं। तो ये वाला, ये विदड्राइंग ग्रुप इधर प्लस चार्ज क्रिएट करेगा, तो लोन पेयर को तो इधर खींचना शुरू कर देगा, रिंग की तरह भी, और अवेलेबिलिटी कम कर देगा, तो ये बेसिसिटी सबसे कम हो गई। एनिलीन जो है वो उसका इससे ज्यादा होगी। मिथाइल वाली क्यों है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग वाला, ये मिथाइल वाला क्या करता है, वो पैरा पे माइनस लाता है। माइनस यहाँ लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा तो वो लोन पेयर को और धक्का देगा ताकि वो इधर ही रहे और प्रोटॉन टेक करे, तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। और साइक्लोहेक्साइल की इसलिए ज्यादा होगी कि ये इसका लोन पेयर तो एनिलीन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना, इसका लोन पेयर कहीं नहीं जा सकता, तो ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, तो इसकी बेसिसिटी भी इन सब में सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गई। तो यहाँ तक बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो जाते हैं।